नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल आरडी क्रॉस पर। और आज हम पढ़ रहे हैं 6th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का अध्याय 5। क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। इससे पहले आपने आरंभिक नगर अध्याय को पढ़ा कि हमें शुरुआत में कौन कौन से नगर प्राप्त हुए और किन किन नगरों से हमें क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 5, क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वेद संख्या में 4 है, इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पहले आपको वेदों के बारे में बता दूं कि वेद होते क्या हैं। वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य हैं और आधारभूत धर्म ग्रंथ भी हैं। वेद जो आपका शब्द है, इस संस्कृत भाषा के विद्र ज्ञानी धातु से बना है। तो इस तरह वेद का अर्थ है शाब्दिक, वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान है। तो वेद जो है आपके वो हिंदुओं के प्राचीन धर्म ग्रंथ है। ठीक है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है यजुर्वेद, डी है अर्थवेद। तो इसमें से जो आपका प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद, जो आपका सबसे प्राचीन वेद है। व्याख्या, वेद संख्या में 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना 3500 वर्ष पूर्व हुई है। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और साम वनस्पतियों के अधिपति हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है आपका, ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी। कथन 2, ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृति कहलाती है। कथन 3 है, ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि इन्हें पढ़ा जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका ए ऑप्शन है केवल 1, बी है केवल 1 और 2, सी है केवल 2 और 3, डी है 1, 2 और 3। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका उत्तर सी, केवल 2 और 3। ये पहला कथन आपका गलत है कि जो ऋग्वेद में जितने भी सूक्त हैं उनकी रचना पुरुषों द्वारा की गई है, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ जो सूक्त हैं उनकी रचना महिलाओं द्वारा भी की गई है। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। उत्तर वैदिक प्रथाओं की रचना ऋषियों द्वारा की गई थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ कथन करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रथाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, अतः कथन 1 गलत है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृति कहलाती है। ये संस्कृत वर्तमान में स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत से भिन्न है। आप जो आज संस्कृत पढ़ते हो वो संस्कृत और जो ऋग्वेद की भाषा है वो संस्कृत वो अलग होती है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि इन्हें पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो लगभग 200 वर्ष पूर्व ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है। एक सरस्वती, सिंधु, गंगा, यमुना और व्यास। इनमें से आपको बताना है ऋग्वेद में सबसे कम किन नदियों का उल्लेख हुआ है। तो ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है 1, 2 और 5, सी ऑप्शन है 3 और 4, डी ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, 3 और 4। गंगा और यमुना का जो उल्लेख है वो सबसे कम होता है ऋग्वेद में। बाकी जो सरस्वती, सिंधु और व्यास हैं इनका उल्लेख इनके से ज़्यादा हुआ है। व्याख्या पढ़ते हैं। ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों
व्यास, सतलज व अन्य का वर्णन कई बार हुआ है, परंतु गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक नदी सिंधु है तथा सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है भाषा, सूची 2 है भाषा परिवार। तो आपको बताना है कि कौन सा जो भाषाई परिवार था, कौन सी भाषा का इस्तेमाल या कौन सी भाषा बोलते थे वो लोग। संस्कृत पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भाषा, सी है मलयालम, डी है मध्य भारत की भाषा। इसका जो सही आंसर है वो है बी। संस्कृत भाषा यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इस परिवार से जुड़ी हुई हैं। इन्हें भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत में, माँ अंग्रेजी और मदर अंग्रेजी। भारतीय उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भाषाएं भी बोली जाती हैं। पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत की कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं एस्ट्रो एसिटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ऋग्वेद युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से सीधा ही आपको ये बताना है कौन सा कथन गलत होगा। इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। बी है लड़ाइयों जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। सी है युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था। डी ऑप्शन है आपका, इस काल में युद्धों के लिए कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। तो इसका सही आंसर है सी। ये कथन आपका गलत है, बाकी ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। मवेशियों के लिए युद्ध भी लड़े गए इस काल में, सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था, ये गलत है आपका। लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी गई और इस युद्ध के लिए कोई स्थायी सेना भी नहीं होती थी। व्याख्या देखते हैं इसकी। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाइयों में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छी चरगाहें हो या पर जो जैसी जल्दी हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांटा जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था, अतः कथन सी गलत है। यज्ञ की आग में घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। इससे कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग स्वभाव में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ऋग्वेदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत दो समूह पुरोहितों व राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरा है राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूल करते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो आपको बताना है इनमें से आपका कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी आपका 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है आपका ना तो 1 ना ही 2। इसका आंसर है ए, केवल आपका पहला कथन सही है कि जो पुरोहित होते थे उन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था और वो तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे।
इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। पुरोहितों को ही कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। ये यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। ऋग्वैदिक काल के राजा ना तो बड़ी बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे और ना ही इनके पास सेना थी और ना ही ये कर वसूलते थे। यही नहीं, राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, क्योंकि राजा एक प्रकार का सरदार था। उसकी शक्तियाँ सीमित थी। आभास होता है कि कबीले की आम सभा से जो समिति कहलाती थी अपने राजा को चुनती थी। अतः कथन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से शब्द ऋग्वेद में मिलते हैं? पुरुजन या विष, दूसरा है भरतजन या विष, तीसरा है यदुजन या विष। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है आपको। केवल 1, केवल 2 और 3। सी है आपका 1, 2 और 3। डी है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है डी, 1, 2 और 3। ये तीनों ही आपके सही है। व्याख्या देखते हैं इसकी। ऋग्वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों जन और विष का प्रयोग होता था। वैश्य शब्द विष से ही निकला है। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे? ऑप्शन ए है शत्रु, बी है आपका विरोधी, सी है अरि और डी है दस्यु। तो इसका सही आंसर होगा दस्यु, डी है आपका। जो आर्य लोग थे वो अपने विरोधियों को दस्यु कहते थे। व्याख्या देखते हैं इसकी। आर्य लोग अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास, स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। उन्हें उनके मालिक का संपत्ति माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, ठीक उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणिक कब्रें बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। महापाषाणिक कब्रों की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। यह महापाषाण जमीन के भीतर होते हैं, कुछ जमीन के ऊपर भी दिख जाते हैं। इसमें से बताना है आपको कौन सा कथन आपका सही है। ए ऑप्शन है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों और डी है ना तो 1 ना ही 2। तो इसका आंसर है बी, केवल 2। आपका ए कथन बिल्कुल गलत होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। कब्र बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग ही महापाषाण कहलाया। ये शिलाखंड दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े अच्छे ढंग से बनाए गए थे। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। अतः कथन 1 आपका गलत है। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। इस तरह के महापाषाणिक कब्रों को ताबूत समाधान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणिक कब्रों को दर्शाते हैं? गोलाकार सजाए हुए पत्थर, दूसरा है अकेले खड़ा हुआ पत्थर, तीसरा है पत्थर के बड़े चबूतरे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है आपका केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 1 और 2, सी ऑप्शन है केवल 2 और 3, डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है बी, केवल 1 और 2। आपका 1 और 2 सही है। तीसरा पत्थरों के बड़े चबूतरे, ये गलत कथन है आपका।
व्याख्या देखते हैं। कभी गोलाकार सजाए हुए पत्थर और कभी अकेला खड़ा हुआ पत्थर ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के अंदर की कब्रों को दर्शाते हैं। 11वां क्वेश्चन है आपका, सभी महापाषाणिक कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन्हें निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ए है काले लाल मिट्टी के बर्तन, बी है हरे नीले मिट्टी के बर्तन, सी है सुनहरे मिट्टी के बर्तन, डी है भूरे चित्रित मिट्टी के बर्तन। इसका ऑप्शन है ए, काले लाल मिट्टी के बर्तन। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। इन कब्रों में सामान्यतः काले लाल मिट्टी के बर्तनों को मृतकों के साथ दफनाया जाता था। यह एक ऐसी समानता है जो लगभग सभी महापाषाणिक कब्रों में मिलती है। इनके साथ ही विभिन्न कब्रों में लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, महापाषाणिक कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन आपका गलत होगा। ए है महापाषाणिक कब्रों से प्राप्त चीज़ें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाती है। कुछ महापाषाणिक कब्रों से एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले हैं। कब्रों पर गोलाकार चट्टानें या खड़ी चट्टान रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकें। कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ होल के नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर है डी। आपका ये डी कथन गलत है। कब्रों में कोई भी रास्ता नहीं होता था ऐसा जिसे डेथ होल के नाम से जाना जाता था। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं हम। व्याख्या है इसकी। ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में से 33 सोने के मनके और शंख पाए गए, जबकि दूसरे कंकालों के पास कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए, जो उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है। कुछ कब्रों में एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को परिवार के सदस्यों की पहले से बनी कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। कब्रों को पहचानने के लिए उस पर गोलाकार या खड़े पत्थर के चिन्ह बनाए जाते थे। कब्र के अंदर प्रवेश द्वार करने के लिए एक बड़ा रास्ता होता था जिसे पोर्ट होल कहा जाता। माफ़ कीजिए, मैंने वो मना किया कि इसमें रास्ता ही नहीं होता था। कब्रों में जाने के लिए एक रास्ता होता तो था, लेकिन उसे डेथ होल नहीं कहते थे। वहाँ पे आपका चौथे कथन में लिखा गया है कि उसे डेथ होल कहा जाता था, तो उसे डेथ होल नहीं कहा जाता था, उसे पोर्ट होल कहा जाता था। तो उसे पोर्ट होल कहा जाता था, ना कि डेथ होल। अतः कथन डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? ए है भीमा, बी है घोड़, सी है सीना, डी है आपका नीरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है घोड़। इनाम गांव जो था वो घोड़ नदी के किनारे स्थित था। व्याख्या देखते हैं। इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। यहाँ से प्राप्त कब्रों से अनेक जानकारी मिलती है। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः सीधा लटकाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें खाना और पानी ही हो दफनाए गए शव के पास रखे जाते थे। आपके जो यहाँ से कब्रें मिली है इनाम गांव से, तो उसके संदर्भ में ये जानकारी मिलती है कि वहाँ के जो शव थे वो सीधा लटका कर दफनाया जाता था वहाँ के लोगों को, और उनके शवों के साथ पानी और खाना भी रखा जाता था। 14 क्वेश्चन देखते हैं आपका। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए है भूगोल,
बी ऑप्शन है व्याकरण, सी ऑप्शन है चिकित्सा, डी ऑप्शन है आपका गणित। तो इसका सही आंसर है चिकित्सा। व्याख्या है इसकी, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व चरक नाम के प्रसिद्ध वेद हुए। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर एक चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। वे कहते थे कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, जो आधुनिक शरीर रचना के विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। 8वां क्वेश्चन देखते हैं आपका, महाजनपदों की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, प्रायः उपज का 1/3 वह हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। दूसरा है, कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है आपका केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, और डी ऑप्शन है ना तो 1 ना ही दोनों। तो इसका ऑप्शन है बी, केवल 2। ठीक है, उसकी व्याख्या पढ़ते हैं। महाजनपदों के राजाओं को विशाल किलों और बड़ी सेना के लिए प्रचुर संसाधनों और उनके लिए प्राप्त कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः राजा लोगों द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6 वह हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। अतः कथन 1 गलत है। आपके कथन 1 में कहा गया है 1/3 हिस्सा, जबकि यहाँ पर 1/6 वह हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। महाजनपदीय कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, पशुपालकों को जानवर या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। ये है आपका केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3, सी ऑप्शन है 1 और 3, डी ऑप्शन है आपका 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है आपका ए, केवल 1 और 2 सही है। बाकी आपके जो तीसरा है आखेटर और संग्रह कर से पूर्णतः मुक्त थे, तो ऐसा नहीं था। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं हम। कथन 1 व 2 सही है, परंतु कथन 3 गलत है, क्योंकि आखुटों व संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को कर के रूप में देनी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? ए ऑप्शन है आपका मेरठ उत्तर प्रदेश, बी है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, डी है वाराणसी। तो इसका है उत्तर नंबर, इसका सही आंसर होगा सी, आपका इलाहाबाद में है कौशाम्बी। कौशाम्बी के बारे में पढ़ते हैं हम। व्याख्या, कौशाम्बी नगर आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित था। यहाँ से किले की दीवार के अवशेष मिले हैं। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कौशाम्बी प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। महाजनपदीय युग में कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए थे। इन परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। दूसरा कथन है आपका, लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़ककर करने के बजाय धान के पौधों का रोपण करके शुरू कर दी थी। उपयुक्त कथन में से आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका जो सही आंसर है वो सी, 1 और 2 दोनों ही कथन आपके सही है। व्याख्या पढ़ते हैं। उपयुक्त दोनों कथन सही हैं,
हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे। इससे कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसल की उपज बढ़ गई। लोगों ने धान बीज छिड़ककर उपजाने के बजाय धान के पौध रोपण की प्रक्रिया सीख ली थी। इससे पहले की तुलना में बहुत अधिक पौधे जीवित रहते व पैदावार ज़्यादा होती थी। इससे कमरतोड़ परिश्रम लगता था। ये काम अधिकतर दास, दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं हम आपका। मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन है आपका, गंगा और सोन नदियां मगध से होकर गुजरती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। कथन तीसरा कथन है आपका, इस क्षेत्र में लोहा अयस्क की खदानें हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपको ये बताना है इन तीनों में से कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका केवल 1, बी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, सी ऑप्शन है केवल 2 और 3 और डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है डी। तीनों ही कथन आपके सही हैं। मगध में गंगा और सोन नदियां मगध से होकर गुजरती हैं आपकी। मगध का जो हिस्सा है, एक हिस्सा जो है वो जंगलों से भरा हुआ है और इस क्षेत्र में, मगध क्षेत्र में लोहे अयस्क की खदानें मिली है। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं हम। उपयुक्त तीनों कथन सही हैं। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन नदियां मगध से होकर बहती थी, अतः ये नदियां यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। यहाँ से सेना के लिए हाथी, रथ, गाड़ियों और घरों के लिए लकड़ियां प्राप्त होती थी। इन क्षेत्रों में लोहे अयस्क की खदानें हैं जो मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए उपयोगी थे। तो आपके तीनों ही कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं रहा था? ए ऑप्शन है आपका बिंबिसार, बी है प्रसेनजीत, सी है अजातशत्रु, डी है महाप्रणनंद। तो इसका सही आंसर है बी, प्रसेनजीत मगध का शासक नहीं रहा है। बाकी तीनों आपके मगध के शासक रहे हैं। प्रसेनजीत जो था आपका वो कौशल का महाजनपद राजा था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं आपका। निम्नलिखित में से कौन से नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रहे? ए राजगृह, 2 पाटलिपुत्र, 3 श्रावस्ती। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है आपका केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2, ऑप्शन सी है केवल 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसमें से बताना है आपको कौन सा कथन आपका सही है। तो इसका कथन है सी, केवल 3। श्रावस्ती आपकी कभी भी मगध की राजधानी नहीं रही है। पाटलिपुत्र और राजगृह आपकी जो है मगध की राजधानी रही है। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं हम। बिहार राजगृह आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र जो आज का पटना है को राजधानी बनाया गया, जबकि श्रावस्ती कौशिक महाजनपद की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। दूसरा ऑप्शन है, सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल रथ और हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत थी। उपयुक्त कथनों में से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन तो आपको पता ही है, ये सारे मतलब लगभग सेम ही हो रहे हैं, तो इसका आंसर ही देखते हैं हम। इसका सी आंसर आपका सही है। 1 और 2 ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। 2300 वर्ष पूर्व मैसिडोनिया का राजा सिकंदर, तो आप याद रखेंगे सिकंदर कहाँ के राजा थे? मैसिडोनिया का। विश्व विजय प्राप्त करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया।
वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मगध के निकट ही वज्जी राज्य था। वज्जी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ए ऑप्शन है आपका वैशाली, बी है मथुरा, सी है कौशाम्बी, डी है चंपा। तो इसका सही आंसर है आपका ए वैशाली। मगध के निकट ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। बिहार है जो वैशाली, पहले इसे वैशाली कहा जाता था और आज ये आपका वर्तमान में बिहार है। यहाँ अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। मथुरा, सुरेशेन, कौशाम्बी, वत्स और चंपा अंग जनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका 17। तो यहाँ पे थोड़ा धुंधला हो रहा है, ये फोटो सही से क्लिक नहीं हुई है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, मतलब इतना दिख रहा है क्लियरली। फिर भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। 17वां क्वेश्चन है आपका, गण या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गण या संघ कहलाता था। दूसरा कथन है, बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपको बताना है सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर है केवल दो। आपका बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे, ये वाला कथन सही है। यह आपका गलत है। एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गण या संघ कहलाता था। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। संघ शब्द का तात्पर्य संगठन या सभा से है। गण या संघ में एक से अधिक शासक होते थे। प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी मिलकर विभिन्न अनुष्ठानों को संपन्न करते थे, अतः कथन एक गलत है। ये सभाओं में बैठकर बहस, बातचीत और वाद विवाद के जरिए फैसले लेते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। गणों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक की विजय प्राप्त की थी? ए मौर्य, बी गुप्त, सी कुषाण, तीसरा डी आपका सातवाहन। तो इसका ऑप्शन है बी। ठीक है, तो ये बी था जिन्होंने गणों या संघों पर विजय प्राप्त की थी। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं हम। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 वर्ष पूर्व तक फैलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर रहे उन्हें राज्य में मिला लिया। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। दीर्घ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? ए जैन ग्रंथ, बी है बौद्ध ग्रंथ, सी है ब्राह्मण ग्रंथ, डी है उपनिषद। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, तो इसका जो आंसर है वो है बी बौद्ध ग्रंथ। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध से कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें लगभग 200-2300 वर्ष पूर्व लिखा गया था। 20वां क्वेश्चन है आपका। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। अजातशत्रु के उस मंत्री का नाम निम्नलिखित में से क्या था? ए है सुनीद, बी है चेटक, सी है वशकार और डी है जीवक। तो इसका उत्तर है सी वशकार। व्याख्या देखते हैं। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वशकार को वज्जी संघ पर आक्रमण के संदर्भ में सलाह लेने हेतु बुद्ध के पास भेजा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। एथेंस में प्रजातंत्र या गणतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं।
एथेंस में एक सभा थी, इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे, औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। तो इसका कथन डी सही है, उपयुक्त सभी। तो अगर आप पॉलिटी भी पढ़ते हैं, वैसे ये हिस्ट्री का है लेकिन पॉलिटी भी पढ़ते होंगे, तो आप ये याद रखने का, एथेंस वो जगह थी जहाँ सबसे पहले आपका डेमोक्रेसी सिस्टम आया था 2500 साल पहले। यहाँ के लोगों ने प्रजातंत्र या गणतंत्र की स्थापना की गई थी। ठीक है। एथेंस में एक सभा थी, इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे, और यहाँ पे जो एथेंस था, यहाँ औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। की व्याख्या पढ़ते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चलती रही। वहाँ 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। यहाँ पर औरतों को नागरिकता का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी यहाँ पर खाद्यान्नों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नए प्रश्न और नए विचार। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।